खबर मऊ से है। मऊ जिले के भारतीय सुहेलदेव पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन आरोपों की जांच की वो मांग भी कर रहे हैं। रामजीत राजभर का आरोप है कि बलिया के रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर ने राजभर जाति के एक शख्स की जमीन लेकर केंद्रीय कार्यालय बनवा दिया। उसे बनवाने में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। यहां सरकारी जमीन का अतिक्रमण भी किया गया है। इसके अलावा वो केंद्रीय कार्यालय सिर्फ नाम का है। ओम प्रकाश राजभर उसी कार्यालय में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है। न सिर्फ किसी गरीब की जमीन हड़पने, उस पे कार्यालय बनाने और उस कार्यालय वो नाम का है, बल्कि उसमें ओम प्रकाश राजभर रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर 17 में एमएलए बने। 17 के पहले उनका जो केंद्रीय कार्यालय बना है, वो केंद्रीय कार्यालय राजभर समाज पूछ रहा है कि किसके पैसे से बना। ओम प्रकाश राजभर के पास जवाब नहीं है। वो एक राजभर की ज़मीन है और नहर पर वो मकान बनाए हैं। मैं योगी महाराज से मांग करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, कि उसकी जांच करवा करके उसको धराशायी कराने का काम करें। और वो पैसा लगा है तो मुख्तार अंसारी का पैसा लगा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी राहुल का मऊ से। ये बताइए राहुल कि ये तो सभी जानते हैं कि सुबह में टूट का दौर चल रहा है, एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ते लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो रामजीत राजभर आरोप लगा रहे हैं, उसे लेकर के ग्राउंड में क्या रिपोर्ट है? देखिए, मैं बता दूं कि ये रामजीत राजभर जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने लगभग 125 समर्थकों के साथ इन्होंने घोसी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब उनका ये कहना है कि मैं ओम प्रकाश राजभर के एक एक जो इनके रिकॉर्ड है, जैसे कि इन्होंने टिकट का सौदा किया, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी टिकट का सौदे का आरोप लगाया है ओम प्रकाश राजभर पे कुछ दिनों पहले, वैसे ही अब इनके भी पार्टी से इस तरह के आरोप लगने लगे हैं कि किस तरफ से टिकट का सौदा किया गया। केंद्रीय कार्यालय यहाँ तक कह रहा है कि राहुल, ये कार्यालय कहाँ है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं? वो उस बारे में कुछ पता है जहां इनका केंद्रीय कार्यालय है? जहां पर ये कह रहे सब परिवार रहते हैं। हाँ, इनका कहना है कि जो हमारे राजभर भाई हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दे दी इनको बिना पैसे की, वह इसलिए दी थी कि वो वहां पे राजभर समाज के उसका सुभाषपा का वो पार्टी कार्यालय बनाया जाएगा। लेकिन जो केंद्रीय कार्यालय बनाया गया, वो नियमों को ताक पर रख के उसमें वो खुद अपने परिवार सहित रहते हैं, अपना पूरा। लेकिन दो चीज है राहुल, इसमें दो चीज है। या तो राजभर समाज के लोगों ने जमीन दे दी है, दूसरी जमीन हड़प ली है। ये आरोप तो लगा रहे कि उन्होंने हड़प लिए। देखिए, आरोप हड़पने का इसलिए लग रहा है कि पहले तो उन्होंने केंद्रीय कार्यालय यानी कि राजभर समाज के विकास की बात कर रहे और राजभर समाज की बात करके उन्होंने मांगा था और लिया था, तो वह दी गई थी। लेकिन जब वो उससे अपने परिवार के साथ रहने लगे, तब वो हड़पना हो गया, क्योंकि वहां पे फिर वहां पे कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है। लोगों के आने जाने पे प्रतिबंध है, वहां पे कोई मिल नहीं सकता है उनसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो इस तरह से लोग ये व्यथित होकर इन लोगों ने अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि मैं आने वाले समय में कुछ ऑडियो और कुछ वीडियो इत्यादि मैं खुलासा करूंगा, क्योंकि यह जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है। अब देखते हैं कि ये बात कहां तक आगे जाती है। जब तक साथ था तब तक बात थी, अब बात बिगड़ती दिखाई दे रही है, साथ छूट रहा है सुबह से लगातार, और अब ये बड़ा आरोप लगता है। देखते हैं इस पर सफाई क्या देते हैं। शुक्रिया राहुल, नजर बना करके रखिएगा फिलहाल जो अपडेट आपने दी। सीएम योगी आज से एक बार फिर पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। वो आज गौतम बुद्ध नगर और बागपत जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 12 सितंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को भी देखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों विकास प्राधिकरण के एक एक बड़े प्रोजेक्ट्स का दौरा करने भी जाएंगे। इनमें जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तो आपको बता दें, विकास कार्यों की समीक्षा योगी आदित्यनाथ करेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी कल का दौरा है। इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर को लेकर वर्ल्ड डेयरी समिट है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो आज योगी आदित्यनाथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे।
इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वो प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां आज देखेंगे। योगी आदित्यनाथ तीनों विकास प्राधिकरण के एक एक बड़े प्रोजेक्ट का दौरा भी करने जाएंगे। इनमें जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। लगातार प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। विकास की इंटरनेशनल उड़ान क्या है, इसे जरा समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी ही बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और उससे पहले योगी आदित्यनाथ आज पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वर्ल्ड डेयरी समिट का भी शुभारंभ होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट से गौतम बुद्ध नगर को एक नई उड़ान मिलेगी। जेवर सबसे भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसको लेकर तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं और आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो वहां पर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। तो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। प्रोजेक्ट से गौतम बुद्ध नगर को नई उड़ान मिलेगी। अलग अलग 3 प्रोजेक्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन एक दिन पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तमाम तैयारियों को देखने के लिए, समीक्षा करने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण करेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ। सीएचसी बागपत में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करना है। मवीकला गांव में खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों से भी योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी होगी। तो पश्चिम का प्लान है योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले हमने देखा था पूर्वांचल के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहे थे, लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे, जहां मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर और बागपत के दौरे पर है। सीएचसी बागपत में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे। मवीकला गांव में खेल स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। खिलाड़ियों से भी संवाद योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो चलिए सीधा रुक करते हैं नोएडा का। हमारे सहयोगी शक्ति सिंह मौजूद हैं और किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां इस बार के दौरे को देखा जाए शक्ति, तो पीएम के आने से पहले सीएम की ये बारीक निगाहें रहेंगी। कहां रहेंगी, जरा समझाइए। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले सीएम बागपत से पहुंचेंगे जेवर एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट पर निरीक्षण करेंगे। सीएम के जो दौरे चल रहे हैं, सीएम जहां भी जा रहे हैं और जिस जिले में जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उनका सबसे पहले जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। सीएम जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसके बाद जो विद्यालय है उसमें पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद एक्सपो मार्ट, यानी कि जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां उससे पहले जायजा लेंगे। एक्सपो मार्ट 2 साल से बंद था कोविड काल के चलते और एक बार फिर शुरू हो रहा है। जिस तरह से कोविड काल खत्म है और सभी मेले शुरुआत हो चुकी है, जहां भी जो त्यौहार है वो शुरू हो चुके हैं, भीड़ भाड़ जहां जो एरिया वो भी शुरुआत हो चुकी है। तो एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि का विश्राम भी नोएडा में ही करेंगे। तो सबसे पहले पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत के बाद पहुंचेंगे नोएडा में पहुंचने के बाद जो वहां की तीनों जो विकास प्राधिकरण हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी, एक मीटिंग ली जाएगी छोटी सी, और पूछा जाएगा जो भी कार्य चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं और जो कार्य प्रगति पर हैं वो किस तरह से हैं। तो जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी तेज़ी से जिसका कार्य चल रहा है, वहाँ पर सीएम योगी पहुँचने के बाद उसका निरीक्षण करेंगे, उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस ज़िले में भी जाते हैं और जाने के बाद उस ज़िले में जो भी महत्वपूर्ण जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, वहाँ पर सीएम जाते हैं। चाहे गाज़ियाबाद में आए थे तो गाज़ियाबाद में भी जो 10 करोड़ से ऊपर के जो काम थे
उसका सीएम ने निरीक्षण किया था। उस समय जब सीएम गाजियाबाद में थे तो उस समय नोएडा में भी जाना था, लेकिन नोएडा का निरीक्षण कर नहीं पाए थे क्योंकि ट्विन टावर का मामला चल रहा था। तो सीएम आज यानी कि आज बागपत से उड़ने के बाद जो उनका हेलीपैड वहां से हेलीकॉप्टर से जब वहां से उड़ने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर जो वहाँ जो हेलीपैड बना हुआ है उस पर तीन बड़े प्रोजेक्ट्स और 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण आज खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे शिवलिंग या फव्वारा, क्या निकलेगा पिटारे में। ज्ञानवापी बस श्रृंगार गौरी मामले में कल 12 सितंबर को फैसला आना है। फैसले से पहले वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर है। वाराणसी पुलिस सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर निगाह रखे हुए है। पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व से निपटने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर वाद सुनने योग्य है या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत में 12 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई हुई है, तो वादी और प्रतिवादी पक्ष अपना पहले ही रख चुके हैं। कोर्ट फैसला भी कर चुका है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, जिस मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा, दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। तो किस तरीके की तैयारी है, चलिए रुक करते हैं वाराणसी का। हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद हैं वहां पर। और नीतीश, क्या क्या देख पा रहे हैं, सरगर्मियां तेज हैं, क्या जानकारी है? देखिए, सरगर्मियां तो पूरी तरह से अपने चरम पर हैं। हर किसी के मन में यह है कि आखिर जो फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा, हिंदू के या मुस्लिम के, किसके पक्ष में आएगा। लेकिन जो प्रशासन है उसने अपनी निगहबानी कर रखी है। जो सूचना नेटवर्क है उसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों पर निगाह रखी जा रही है, सोशल मीडिया नेटवर्क पर निगाह रखी जा रही है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के मुख्य पैरोकार मौजूद हैं, इनकी भावनाएं भी जान लेते हैं। तो सोहन लाल जी, कल फैसला आने वाला है, तो आज का दिन कितना अहम और क्या क्या आज दिन भर करने वाले हैं, कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है? कल का दिन हमारे लिए और हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। एक टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि खासतौर से जो नंदी की प्रतीक्षा है समाप्त होने के प्रथम चरण ही होगा। और दूसरी चीज, आज का जो कार्यक्रम है, आज 5:30 बजे विष्णु शंकर जैन जी का अभिनंदन है, क्योंकि भारत सरकार उनको सुप्रीम कोर्ट में सभी लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और इस मसले पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल सभी लोग इकट्ठा होकर के इस मसले पर चर्चा होगी। और खास तौर से कुछ नई घोषणाएं आज विष्णु शंकर जैन जी के अभिनंदन में किया जाएगा कि यदि हिंदुओं के पक्ष में आएगा तो हिंदू समाज क्या करेगा। और आपने भी कुछ तैयारी कर रखी है कि अगर आपके पक्ष में आता है तो क्या करेंगे, अगर पक्ष में नहीं आता है तो क्या करेंगे? हमारे पक्ष में तो बिल्कुल आना है, क्योंकि उनका मुस्लिम समाज का 2 ही बिंदुओं पर था, धर्म 19 वर्षिप एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड। दोनों के पक्ष में, दोनों में एकदम लागू नहीं होता है धर्म विधेयक, और वक्फ बोर्ड तो होता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है, मुस्लिम समाज जीतने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे उनके दस्तावेज, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे पैरवी एकदम निष्फल साबित हो रही थी। तो जिस तरह से दलीलें रखी गई, आपकी ओर से भी रखी गई, मुस्लिम समुदाय की ओर से भी रखी गई, और अब फैसले की तारीख कल, तो आगे की क्या तैयारी? कोई यात्रा के लिए भी आप लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है? हाँ, बिल्कुल यात्रा की तैयारी किए हैं, लेकिन यह यात्रा 12 तारीख के फैसले के बाद 13 तारीख को प्रशासन से हम लोग अनुमति लेने के लिए एप्लीकेशन देंगे। प्रशासन जब अनुमति देगा तो धर्म यात्रा होगी, नहीं देगा तो नहीं होगी। धर्म यात्रा का स्वरूप क्या है और ये धर्म यात्रा की जरूरत क्यों? धर्म यात्रा हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, मंदिर समर्थकों की भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए यह धर्म यात्रा है। धर्म यात्रा में जो है बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से होगा, जो है नीतीश, अब देखना होगा कि किस तरीके की यात्रा। और इससे भी पहले अब जब फैसले की घड़ी इतनी नजदीक आ रही है तो किसके पक्ष में फैसला होगा, ये तमाम चीजें इस वक्त काशी की सरगर्मी को बहुत तेज कर रही है, बढ़ा रही हैं। आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया। बात करेंगे यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीमें गठित हो चुकी हैं। उप जिलाधिकारी होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होंगे जो सर्वे का काम करेंगे। 5 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे का काम पूरा किया जाना है।
10 अक्टूबर तक जिलाधिकारी को ये जांच रिपोर्ट भी सौंप देनी है। सभी जिलों के डीएम 25 अक्टूबर तक शासन को सर्वे की रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। ये बड़ी खबर है। न सिर्फ स्वरूप तय हो गया है कि सर्वे कौन करेगा, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल होगा, एक डेडलाइन है जिसके तहत जल्दी से ये रिपोर्ट सबमिट की होगी। तो देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इस टीम में होंगे उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो सर्वे का काम करेंगे। इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी सर्वे टीम का हिस्सा होंगे। अब इनका काम है कि बिना मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं उनके लिए जानकारी इकट्ठा करें। और यूपी के हर जिले में टीम गठित की गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के लिए ये टीमें गठित की गई हैं। टीम में उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी इस सर्वे टीम में शामिल किया गया है। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा हो जाना ये डेडलाइन है सभी जिलों में, और 10 अक्टूबर को डीएम को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लखनऊ से खबर है, जहां शराब निर्यात में यूपी ने लंबी छलांग लगाई है। गोवा और आंध्र प्रदेश को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। आबकारी राजस्व में 2 गुने से अधिक का इजाफा हुआ है। 17,000 करोड़ से बढ़ करके ये राजस्व पहुंचा है 36,000 करोड़। अल्कोहल उत्पादन में भी 2 गुने से भी अधिक की छलांग देखी जा रही है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने में सहायक डिस्टिलरी उद्योग। 18 कंपनियों ने डिस्टिलरी में निवेश किया है। 3 में उत्पादन शुरू है, 15 में डिस्टिलरी लगाने की अनुमति है। 5 सालों में डिस्टिलरी से 9,000 रुपए करोड़ का निवेश। चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनुभव के पास है। उनके पास जो डिटेल है वो समझते हैं। अनुभव, ये ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, बड़ी तेजी से ग्रोथ दिखा रहा है। कैसे हो पा रहा है उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ? देखिए, बिल्कुल खासतौर पर आप देखिए कि जो शराब का निर्यात था उसमें यूपी बहुत पीछे था एक वक्त था, और आज की स्थिति क्या है? गोवा, आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश से पीछे छूट गए हैं निर्यात में। और आप देखिए, 18 बड़ी कंपनियों ने जो डिस्टिलरी का काम करते हैं उन्होंने निवेश किया है बीते कुछ वर्षों में। 3 में तो उत्पादन भी शुरू हो गया। 15 कंपनियां डिस्टिलरी लगाने की अनुमति उनको मिल गई सरकार से। 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी इस सेक्टर में मिला है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी, हम कहें तो, छलांग है उत्तर प्रदेश की। और साथ ही साथ राजस्व, आप देखिए जो रेवेन्यू आता है हर महीने, अगर हम कहें जो आबकारी से रेवेन्यू आता है उसमें भी कितना इजाफा हुआ है। अगर बीते वर्ष की तुलना में इस बार बात करें तब भी तकरीबन हर बार हमने देखा कि तकरीबन वो 100% जो उसका लक्ष्य है वो अचीव होता है। 17,000 करोड़ से बढ़कर अब 36,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो प्राप्त हुआ। और कहीं न कहीं जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश में जो अवैध शराब का कारोबार था, दूसरे राज्यों से शराब आती थी, वो बिकती थी, उन्होंने सब पर रोक लगाने का ही ये नतीजा है कि अब रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।